हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हम कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेसेस करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वो होता है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही हैं उन सबको हम एक टर्म देते हैं मेटाबॉलिज्म, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि हम जैसे फूड ले रहे हैं तो वो डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो रही है फूड के थ्रू। तो वो किस प्रोसेस से गुजर रही हैं? जो फूड है हमारे, जब फूड पेट में चला गया तो वो डाइजेस्ट होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, जो ब्रेक डाउन होगी उसकी, वो केमिकल रिएक्शंस ही हो रहे हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जी होगी तो ही हम सारे काम कर पाएंगे इवन, और नई चीज़ भी हो रही है, हमारी ग्रोथ भी हो रही है, हॉर्मोन्स भी रिलीज हो रही हैं, मतलब अलग अलग रिएक्शंस चल रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो सभी को हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे और सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए। मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ। तो लाइफ की मेंटेनेंस के लिए ये रिएक्शंस काफ़ी ज़रूरी है। It involves the conversion of food and other substances into energy as well as building and repair of tissues. रिपेयर का काम ये करेंगे जो रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं हमारे। कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू अदर सब्सटेंसेस, जिससे कि एनर्जी प्रोवाइड हो, तो वो काम भी ये रिएक्शंस ही करेंगे। मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंडर आएगा। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। दो मेन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं मेटाबॉलिज्म को, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन, एंड एनाबॉलिज्म क्या होता है कि बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स टू सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, अब हम इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखेंगे। कैटाबॉलिज्म, this is a metabolic process where larger molecules are broken down into smaller ones, releasing energy in the process. Example, breakdown of carbohydrates, glucose, or the conversion of fats into fatty acid and glycerol are catabolic process. तो कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल हमारे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। ये तीन चीज़ें हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स टूटेंगे छोटे में और एनर्जी हमारी रिलीज होगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, वो टूटेगा ग्लूकोज में, और अगर फैट खाया तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनाबॉलिज्म में क्या होगा? उसका उल्टा होगा। इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर वन। छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसके एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स और द क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर। तो प्रोटीन की फॉर्मेशन छोटे छोटे अमीनो एसिड से जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रोटीन बनाएंगे, और जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे आपस में तो ग्लाइकोजन बनाएंगे, जो कि स्टोर्ड फॉर्म में हमारा होता है बॉडी में प्रेजेंट। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के हमारे पास एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कैटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन, रिलीजिंग एनर्जी। इसका एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है कि हमारे पास ग्लूकोज, 6 कार्बन शुगर, इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में हमारा जो 6 कार्बन शुगर है वो 2 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि पायरुवेट है, 2 कार्बन कंपाउंड है ये हमारा। दिस प्रोसेस यील्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP एंड NADH। तो ATP क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हमारा ATP होता है, और NADH क्या होता है? निकोटिनामाइड है, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ये होता है हमारा NADH। ये होते दोनों एनर्जी के फॉर्म है हमारे। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है दैट केमिकल रिएक्शन दैट रिमूव अ कार्बोक्साइल ग्रुप एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन एटम तोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या होगा? ईच पायरुवेट मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन फॉर्मिंग एसिटाइल कोएंजाइम। दिस स्टेप रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोर NADH।
मतलब फर्दर टूटेगा। ग्लाइकोलिसिस में हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में 2 कार्बन में। फिर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन में पायरुवेट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया और डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब फर्दर टूटेगा। इसमें जो कार्बन बॉन्ड्स हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो और टूटेंगे और बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम और रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और NADH जो कि एनर्जी है और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल भी हमारी एग्जाम्पल है कैटाबॉलिक प्रोसेस में। इसमें फर्दर ब्रेक डाउन होगा एसिटाइल कोएंजाइम का। एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, जो कि फर्दर टूटेंगे, ATP बनाएंगे, NADH बनाएंगे और FADH 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ATP हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, NADH हमारा निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, FADH2 फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। FADH बनाएगा 2 ATP, NADH बनाएगा 3 ATP, तो जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। फिर वो एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। NADH and FADH molecule generated in previous step donate electron to the electron transport chain which is located into inner mitochondrial membrane। जो माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी है हमारी साइटोप्लाज्म में, उसमें जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल है वहां पे हमारी चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। As electron move through the chain, ATP is produced via chemoosmosis phosphorylation. This process releases a significant amount of energy. तो एनर्जी हमारी कैसे रिलीज हुई? सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुई। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास जो 6 कार्बन कंपाउंड था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, वो टूटा हमारा पायरुवेट में 2 कार्बन कंपाउंड में। पायरुवेट हमारा फर्दर एंटर हुआ, टूटा एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करा, वहां फर्दर ब्रेक डाउन हुआ ATP, NADH और FADH2 मॉलिक्यूल में। ये मॉलिक्यूल्स फर्दर ब्रेक डाउन हुए एनर्जी में, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये सारे के सारे कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ब्रेक डाउन होते 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 सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनाबॉलिक प्रोसेसेस। एनाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि एनाबॉलिज्म क्या होता है। Anabolism is a set of metabolic processes that involve the synthesis of larger molecule। यहाँ पे एनाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म का उल्टा होगा। कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता आ रहा था, एनाबॉलिज्म में हमारे जुड़ेंगे, मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे और एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे जोड़कर। जैसे एग्जाम्पल सिंपलेस्ट है, हमारा एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जोड़कर बनाएंगे ग्लाइकोजन, जो कि स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा हमारी बॉडी में। तो अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एनाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर वन। तो छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे, रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी हमारी यूटिलाइज होगी, उसमें रिलीज हो रही थी, इसमें यूटिलाइज होगी, एनर्जी लगेगी उनको जोड़ने में। वन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमें एनर्जी चाहिए, which is essential for building and repairing tissues in the body। क्यों हमें प्रोटीन सिंथेसिस जरूरी है? क्योंकि जो ये एनाबॉलिक प्रोसेसेस है ये हमारी रिपेयर करते हैं, बिल्डिंग ऑफ टिश्यूज होती है, ग्रोथ होती है। अब सेल डिवाइड करेगा तो ही हमारी ग्रोथ होगी। बोन के सेल डिवाइड करेंगे और नए सेल्स बनाएंगे, नए जब सेल्स बनाएंगे तो हमारी लेंथ बोन की इंक्रीज होगी, हमारी ग्रोथ होगी। अगर कहीं चोट लग गई तो उस पार्ट को रिपेयर करने के लिए भी एनर्जी लगेगी। वो कौन प्रोवाइड करेगा? एनाबॉलिक प्रोसेसेस। हेयर्स सिंप्लीफाइड ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन एनाबॉलिज्म। तो यहाँ प्रोटीन का एग्जांपल लिया है कि प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है, उसके स्टेप्स बताए गए हैं। और जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमारी एनाबॉलिक प्रोसेस है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए बनाता है हमारे आरएनए, डीएनए से बनता है आरएनए। इन दी सेल न्यूक्लियस, जो हमारी सेल है,
सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए है। डीएनए मॉलिक्यूल इज यूज एज अ टेम्पलेट टू क्रिएट अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, या हम मैसेंजर्स आरएनए बोलेंगे, जो मैसेज कैरी करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फर्दर, called mRNA. This process is known as transcriptions and require energy. इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पे डीएनए से हमारे पास mRNA बन रहा है। अब mRNA की प्रोसेसिंग होगी, ये भी एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या होगा? द न्यूली फॉर्म्ड mRNA मॉलिक्यूल अंडरगो प्रोसेसिंग include addition of 5' cap and a poly A tail as well as removal of introns. This prepares mRNA for translation. यहाँ पे mRNA प्रोसेस के लिए क्या कर रहे हैं, जो मैसेज है वो फर्दर ट्रांसलेट करेगा। हमारा mRNA से क्या बनेगा? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ट्रांसलेशन स्टेप में हमारा क्या हो रहा है? mRNA जो है mRNA सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन। The processed mRNA exit the nucleus, enter the cytoplasm where it attached to ribosome. राइबोसोम से जुड़ेगा, मैसेंजर डीएनए से बना mRNA, आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया साइटोप्लाज्म में और अटैच करा राइबोसोम। अब ये इनको इन्फॉर्म करेगा राइबोसोम्स की तुम प्रोटीन, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाओ जो बॉडी को जरूरत है, वो बनाएगा ये। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन अमाइनो एसिड्स आर ब्रॉट टू द राइबोसोम बाय ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए क्या करेंगे? राइबोसोम्स में वहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे और प्रोसेस करेंगे हमारा प्रोटीन, और या उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। द प्रोसेस्ड mRNA एग्जिट द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से बाहर आएगा, एंटर द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाएगा जहाँ की जुड़ेगा राइबोसोम से। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन अमाइनो एसिड्स आर ब्रॉट टू राइबोसोम बाय ट्रांसफर आरएनए। तो टीआरएनए क्या करता है? अमाइनो एसिड्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे वो उनको इकट्ठा करेगा, राइबोसोम्स के पास लाएगा, चलो भाई प्रोटीन बनाओ, इसको जरूरत है बॉडी, ठीक है। And a polypeptide chain is synthesized according to the mRNA sequence. मतलब राइबोसोम्स बनाएंगे हमारे वो प्रोटीन बनाएंगे जो मैसेज लेके आरएनए आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग mRNA की सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग ही वो प्रोटीन बनाएंगे। दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड GTP। इसकी फॉर्म में ये एनर्जी लेंगे बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर बनाने के लिए, जुड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी लगेगी। प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या है कि द न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन में अंडरगो फर्दर मॉडिफिकेशन। अब प्रोटीन बन गया, पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई प्रोटीन से, अब वो फर्दर मॉडिफिकेशन होगी, इंक्लूडिंग फोल्डिंग इनटू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, post-translation modification like phosphorylation, glycosylation, lipid attachment, and assembly into functional protein. These processes also consume energy. अब प्रोटीन फोल्डिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगी, मतलब जिस फॉर्म में हमारा प्रोटीन चाहिए उस अकॉर्डिंग फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन चाहिए होगी। अब तो जो प्रोटीन का इंटेक हमारा ज़्यादा होगा तो हमारी जो फॉर्मेशन है मसल्स की, हेयर्स की, या फिर कोई भी जैसे ज़रूरत है रिपेयर की, जिम में जाते हैं हम, प्रोटीन उस टाइम इंस्ट्रक्टर हमें बोलता है कि आप जो प्रोटीन का इंटेक है वो इंक्रीज़ कर लो। उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में जो रिपेयर है, जो मसल्स बनेंगे या हेयर ग्रोथ होगी, या बॉडी में कहीं ऐसी ज़रूरत होगी कि हाँ रिपेयर की ज़रूरत है, बिल्डिंग होगी, मतलब हमारा जो मसल्स का साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। तो वहाँ क्या हो रहा है? प्रोटीन मॉडिफिकेशन हो रही है, फोल्डिंग हो रही है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, लिपिड अटैचमेंट, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होगी जिससे कि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगी। ओवरव्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म। Anabolism involves energy-dependent synthesis of complex molecule from simple building blocks, and protein synthesis is a prominent example of this process in cell. तो एनाबॉलिज्म क्या है? एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इन रिएक्शंस को हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और सिंपल मॉलिक्यूल्स को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, और प्रोटीन सिंथेसिस इसका
एक एग्जाम्पल है, कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज इन्वॉल्व स्टेपवाइज ब्रेकडाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर कंपाउंड, अल्टीमेटली रिलीजिंग एनर्जी। तो कैटाबोलिज्म का क्या काम है? बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ना और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। दैट कैन सेल यूज फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बहुत सारी ज़रूरत के लिए हमें यूज होती है वो एनर्जी। ये मेटाबॉलिज्म का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एनर्जी डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं, कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सारा हम इनटेक करते हैं और फिर वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी, जीटीपी, एनएडीएच, एनएडीपीएच, इस फॉर्म में होगी, रिलीज होगी। और क्या प्रोडक्ट्स रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम एक्सेल कर रहे हैं, ब्रीदिंग के थ्रू बाहर जा रही है। वाटर मतलब स्वेट हमें आ रहा है। अमोनिया जैसे यूरिन है उसके थ्रू पास हो रहा है। एनाबोलिज्म में क्या हो रहा है? प्रिकर्सर्स है हमारे पास छोटे छोटे बॉडी में पड़े हुए, अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर है, फैटी एसिड है, नाइट्रोजनस बेसिस है। अब हमें रिपेयर की ज़रूरत है, चोट लगी मान लो, वहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है, या फिर हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, या हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। अब वो रिपेयर, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, वो बता रहा है कि अब हमें रिपेयर, हमें ग्रो करना है, बॉडी को हाइट चाहिए थोड़ी, या फिर बोन लेंथ इंक्रीज करनी है। तो उस प्रोसेसेस में हमारे एनाबोलिज्म काम करेगा। तो इनको आपस में जोड़ेगा, अमाइनो एसिड्स को, शुगर्स को, फैटी एसिड्स और नाइट्रोजन बेसिस, इनमें जो रिएक्शंस होगी उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इनके ही आपस में जुड़ेंगे और बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जैसे कि प्रोटीन बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे, लिपिड्स बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे। और इन प्रोसेस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं और एनाबोलिज्म टोटल में बोलते हैं। और इसके लिए जो कैटाबोलिज्म से एनर्जी रिलीज हुई थी वो लगेगी हमारी ग्रोथ के लिए। हम खाना खाते हैं और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी मिलती है वो यूटिलाइज होती है एनाबॉलिक प्रोसेस में, ताकि हमारी ग्रोथ हो, हम फिट रहें, हम वर्क कर सके, जो भी मूवमेंट है, इवन मस्कुलर मूवमेंट्स हम कर रहे हैं, जो भी ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। एनर्जी मिल रही है, यूटिलाइज हो रही है डिफरेंट पर्पस के लिए। एनर्जी जो मिल रही है वो यूटिलाइज हो रही है फर्दर प्रोसेसेस के लिए, ताकि हम काम कर सकें, हम सरवाइव कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं हमारी, जो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्पफुल है। अब ज़रूरी क्यों है ये मेटाबॉलिज्म? ये प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शन ज़रूरी क्यों है? तो सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए, एनर्जी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। जिस दिन फास्ट रखते हैं उस दिन थोड़ी एनर्जी कम होती है, हमें देखते हैं कि उस टाइम हमारे एनर्जी कम होती है। जब हम इनटेक लेते हैं उसमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट द फूड वी कंज्यूम इनटू एनर्जी, जो सेल उसको यूज़ करेंगे। दिस एनर्जी इज क्रूशल फॉर ऑल बॉडीली फंक्शंस इंक्लूडिंग मूवमेंट, ब्रीदिंग, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इन कामों के लिए भी एनर्जी लगेगी। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। सेलुलर मेंटेनेंस, सेल की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है भाई, टूट गया, कहीं से चोट लग गई, हमारे एनाबॉलिक प्रोसेसेस काम आएंगे। वो बेचारे अमीनो एसिड को इकट्ठा करेंगे, भाई जाओ जुड़ो और प्रोटीन बनाओ और इस जगह को रिपेयर करो। तो मेटाबॉलिज्म हेल्प रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज सेल एंड टिश्यू इन द बॉडी। तो दिस इज क्रूशल फॉर ग्रोथ, healing and overall health. Nutrient processing. It process and distribute nutrient from the food we eat, ensuring that essential molecules like amino acid, fatty acid, glucose are available for various biological process. अब न्यूट्रिएंट तो बन गए हमारी बॉडी में, उनको सर्कुलेट भी तो करना पड़ेगा। सारी बॉडी को चाहिए, एक एक सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग के लिए, कि सब सेल्स के पास अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज है कि नहीं है, उनको प्रोवाइड करने के लिए हमें मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है। वेस्ट रिमूवल, अब बॉडी में जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। Metabolism eliminates waste products, toxin from the body. This include breakdown and removal of substance like urea and carbon dioxide. Hormone regulation. Metabolism play
a role in regulating hormones which control numerous psychological processes include growth, mood, metabolism itself. तो हॉर्मोन्स को रेगुलेशन के लिए तो हार्मोन की रेगुलेशन के लिए भी हमें चाहिए, इसलिए भी मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है। अब आप देखते हैं कई लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, वो जितना मर्जी खाएं उनको लगता ही नहीं है। और कई पानी भी पीते हैं तो भी ऐसा लगता है कि हम फूले जा रहे हैं, फूले जा रहे हैं। बहुत स्लो मेटाबॉलिज्म है। मेंटेनिंग बॉडी वेट, बॉडी का वेट के लिए भी मैं यही बोल रही थी अभी कि मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेटाबॉलिज्म इन्फ्लुएंसेस हाउ एफिशिएंटली बॉडी स्टोर्स एंड बर्न कैलोरी, मतलब हमारी बॉडी कितना स्टोर करेगी, कितना बर्न करेगी कैलोरी, ये हमारे मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोड्यूसिंग हीट थ्रू वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो हीट रिलीज हुई है हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगी। Metabolism is a set of chemical reactions that sustain life by providing energy, maintaining cellular structures, support various psychological functions. It is a fundamental process for survival and well-being of all living organisms. इन सारे कामों के लिए हमें मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की ज़रूरत है, इसीलिए हम ये पढ़ेंगे। और हम आगे जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जैसे ग्लाइकोलिसिस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, सिट्रिक एसिड साइकिल्स हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारे फर्दर आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। So this is all about the video. Thank you. Do like and do subscribe my channel.